जर्मनी 1938। डेर स्टमर अखबार के कार्टूनों में यहूदियों की नाक लंबी और आंखें लालची दिखाई जाती हैं। इसी समय सरकार के प्रयास से एक किताब बच्चों के लिए प्रकाशित होती है जिसका शीर्षक है जहरीला मशरूम। उस समय के जर्मन बच्चों के बीच यहूदियों को किसी कीड़े मकोड़े या परजीवी की भांति देखने का प्रचलन आम हो चला था। 2019 में रिलीज हुई एक पिक्चर या फिल्म जिसका नाम था जोजो रैबिट, उसमें इस समस्या को बहुत ही संवेदनशील ढंग से दिखाया गया। रवांडा 1994। एक रेडियो स्टेशन जिसे आजकल लोकप्रिय भाषा में रेडियो रवांडा के नाम से जाना जाता है, रोज लाखों घरों में एक ही आवाज पहुंचाता है, ईएनजी को ढूंढो, ईएनजीओ को मार डालो। ईएनजी यानी तिलचट्टा। यह शब्द हाल के भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में बहुत ही अधिक ख्याति प्राप्त कर चुका है। फिलहाल रवांडा में कुछ ही महीनों में दुनिया का सबसे बड़े नरसंहारों में से एक घटित होता है और लगभग 8 लाख लोग मारे जाते हैं। भारत 2014 के बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक शब्द बहुत तेजी के साथ प्रचलित होता है, गोदी मीडिया। कोई गोली नहीं चलती, कोई सीधा आदेश नहीं दिया जाता, पर लाखों लोगों में द्विविभाजन पैदा हो जाता है। लाखों लोग टीवी देखना बंद कर देते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते, और दूसरी तरफ लाखों लोग मीडिया को ही या मीडिया की बताई बातों को ही सच मानकर उस पर भरोसा करते हैं और तदनुसार राजनीतिक व्यवहार संपादित करते हैं। नहीं, मैं यहाँ भारत की मीडिया की तुलना रवांडा या इटली की या जर्मनी की मीडिया से कतई नहीं कर रहा, लेकिन इन दोनों या तीनों उदाहरणों में एक सामान्यता देखने को मिलती है और वह है मीडिया। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह एक बार फिर आप सबके सामने एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूं, जिसे आप देख रहे हैं युग तेवर के YouTube मंच पर। आज हम समझेंगे कि दुनिया भर की मीडिया की सत्ता निष्ठा को किन नामों से पुकारा गया और इन नामों के पीछे क्या संरचना बनती है। अक्सर हम मान लेते हैं कि सरकार समर्थक मीडिया हर जगह एक ही तरीके से व्यवहार करता होगा, चाहे वह उत्तर कोरिया हो और चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका। पर इस घटना को अलग अलग 3 आधारों पर समझा जाना चाहिए। पहला आधार है स्वामित्व। मालिक का आर्थिक हित सामग्री को किस प्रकार मोल्ड करता है या मोड़ता है। दूसरा है राज्य नियंत्रण। सरकार सीधे या परोक्ष रूप से मीडिया पर कितना दबाव डाल सकती है। और तीसरा तथा अंतिम है विचारधारा। खुद पत्रकार किस राजनीतिक स्थिति में लिखता या बोलता है, चाहे बाहरी दबाव हो या न। दिलचस्प बात यह है कि हर समाज इन 3 अलग समस्याओं के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता रहा है। यह शब्द भूगोल खुद में एक नक्शा है जो बताता है कि हम अपने समाज की अपनी मौलिक मीडिया समस्या को किस रूप में सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। चलिए स्वामित्व की भाषा को लेते हैं। ब्रिटेन में एक पत्रकार है निक डेविस। 2008 में उन्होंने एक किताब लिखी, फ्लैट अर्थ न्यूज। उन्होंने इस किताब में एक नया शब्द गढ़ा जिसे जर्नलिज्म के नाम से जाना गया। मतलब रिपोर्टर अब सड़क पर जाकर खबर नहीं ढूंढता, बल्कि सरकार और कंपनियों की प्रेस विज्ञप्तियों को उठाकर थोड़ा हेर फेर कर छाप देता है। डेविस ने अपने अध्ययन में पाया कि ब्रिटेन के बड़े अखबारों की लगभग 80% खबरें मौलिक रिपोर्टिंग पर आधारित नहीं थी। किसी और के लिखे हुए शब्दों का दोहराव भर किया जा रहा था। ध्यान दीजिए कि यहाँ सरकार कोई धमकी नहीं दे रही। यह घटना सिर्फ एक कारण के आधार पर घटी
कि रिपोर्टर रखना महंगा है और कॉपी पेस्ट कर देना सरल। चलिए अब हंगरी की तरफ चलते हैं। यूरोप के भीतर मीडिया कब्जे का सबसे चर्चित मामला। विक्टर ओबार्न की सरकार ने पिछले एक दशक में एक अलग ही नया रास्ता ढूंढ लिया। सीधे अखबार बंद नहीं किए, बल्कि सरकार समर्थक कर्मचारियों को एक एक करके स्वतंत्र मीडिया घराने खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 2018 में लगभग 80 मीडिया घरानों को एक ही झटके में एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया और नाम दिया गया कि यह सब स्वेच्छा से दान किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन की निगरानी में संस्थाएं आज हंगरी को मीडिया कैप्चर का एक पाठ्य पुस्तक उदाहरण या टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल मानती, जहां कानूनी तौर पर कुछ भी गैर लोकतांत्रिक नहीं दिखता, पर व्यवहारिक तौर पर आलोचनात्मक आवाज को खत्म ही कर दिया गया। तुर्की में भी यही पैटर्न एक अलग तरीके से दिखाई पड़ता है। वहां एक शब्द प्रचलित होता है, हाउस मीडिया, यानी तालाब मीडिया। सरकार के करीबी व्यापारिक घराने चैनल खरीदते हैं और सरकारी विज्ञापन इन्हीं चैनलों के बीच एक बंद तालाब की तरह घूमता रहता है। बाहर का पानी अंदर नहीं और अंदर का पानी बाहर नहीं जाने पाता। अमेरिका में इसके लिए एक शब्द गढ़ा गया, लैपटॉप मीडिया या स्टेनोग्राफर प्रेस। सत्ता जो बोले पत्रकार बस उसे टाइप करते। पर सबसे दिलचस्प उदाहरण जर्मन शब्द लुगेन प्रेसे है, यानी झूठी प्रेस। यह पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के आसपास चला और नाजी दौर में यहूदी नियमित प्रेस पर आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल हुआ। आज यही शब्द जर्मनी के दक्षिणपंथी आंदोलन के प्रदर्शनों में फिर से सुनाई देने लगा। निशाने पर है मुख्य धारा जर्मन मीडिया। यहूदी विरोधी संदर्भ लगभग गायब हो चुके हैं। रूस में एक अलग शब्द प्रचलित है जिसे जैम्बियोशिक मीडिया या जोम्बी बक्सा कहा जाता है। राज्य टेलीविजन के लिए संकेत करते हुए यह दर्शकों की सोचने समझने की क्षमता को खाली कर देता है। आइए अब चलते हैं अपने घर भारत की ओर। भारत में सत्ता समर्थक मीडिया पर आलोचना कोई नई नहीं। 1975 में आपातकाल के समय मीडिया की स्थिति क्या थी, यह बात किसी से छिपी नहीं। 1980 के दशक में राजीव गांधी सरकार के समय दूरदर्शन को विपक्ष और कई पत्रकारों द्वारा बुद्धू बक्सा कहा जाता था। उस समय विपक्ष का आरोप था कि क्योंकि दूरदर्शन सरकारी स्वामित्व वाला प्रसारक चैनल है, इसलिए यह सरकार की उपलब्धियों को अधिक दिखाता है और आलोचना को सीमित स्थान देता है। लेकिन आज की बहस अलग है। आज अधिकांश बड़े समाचार चैनल निजी स्वामित्व में हैं और फिर भी उन पर सरकार के प्रति अत्यधिक अनुकूल रुख अपनाने का आरोप लगाया जाता है। यानी पहले सवाल सरकारी स्वामित्व का था, जबकि आज महज निजी स्वामित्व, कारपोरेट हित, सरकारी दबाव और वैचारिक निकटता, इन तीनों के मेल पर केंद्रित। आज का एक प्रचलित शब्द गोदी मीडिया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। यह शब्द पत्रकार रवीश कुमार ने लोकप्रिय किया, यानी गोद में बैठा हुआ मीडिया। पर सवाल है कि क्या यह सिर्फ राज्य नियंत्रण का शब्द है? मेरे हिसाब से नहीं, और यही इस शब्द की असली ताकत भी है। भारत के कई बड़े मीडिया घराने आज बड़े कारपोरेट समूहों के हाथ में हैं और यही समूह अक्सर सरकार से लाइसेंस, ठेके, नियामक मंजूरी के लिए निर्भर होते हैं। जब मालिक की बाकी सारी व्यापारिक कंपनियां सरकार पर निर्भर हों, तो न्यूज रूम की स्वायत्तता या स्वतंत्रता खुद ब खुद संकुचित हो जाती है।
बिना किसी के कुछ कहे हुए। इसमें राज्य नियंत्रण है पर सीधा नहीं। विज्ञापन रोक देना, आयकर या प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों की छापेमारी की समयबद्धता, ठीक तब जब चैनल सरकार के खिलाफ किसी बड़ी स्टोरी पर काम कर रहा हो। यह वही पैटर्न है जिसे शोधकर्ताओं ने अक्सर मीडिया कैप्चर कहा। ठीक वही शब्द हंगरी और तुर्की के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। कानून की किताब में कुछ भी गैर जरूरी नहीं दिखता, पर संदेश सबके पास साफ तौर पर पहुंच जाता है। और इसमें विचारधारा भी। यह मान लेना गलत होगा कि एक पत्रकार सिर्फ डर से चुप। कई सचमुच वैचारिक रूप से सहमत भी हुआ करते हैं। राष्ट्रवाद और सत्ता समर्थन को पत्रकारिता का स्वाभाविक कर्तव्य समझते हैं। उन्हें अलग से दबाव में लाने की जरूरत ही नहीं होती। यही वजह है कि गोदी मीडिया वैश्विक तुलना में असाधारण रूप से एक समृद्ध केस स्टडी बन जाता है। दुनिया में जो समस्या 3 अलग अलग शब्दों के कारण उत्पन्न हुई है, कहीं जर्नलिज्म, कहीं मीडिया कैप्चर, कहीं वैचारिक निष्ठा और कहीं कुछ और, भारत में वह एक अकेले शब्द में समा जाती है। यह भाषिक संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय मीडिया तंत्र में तीनों दबाव एक साथ एक ही समय में काम कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, तुर्की का तालाब, हंगरी का ट्रस्ट, रूस का जाम्बी बक्सा, ब्रिटेन का मंथन, जर्मनी की ऐतिहासिक भूल और भारत का गोदी मीडिया। यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये हर समाज की एक्सरे रिपोर्ट। हर भाषा ने अपनी बीमारी को अपने ढंग से एक अलग ही नाम दिया, क्योंकि हर बीमारी की जड़ अलग अलग जगहों पर थी। कहीं तिजोरी में, तो कहीं सत्ता के गलियारे में, और कहीं दिमाग के बंद भीतरी कोने में। और भारत का गोदी मीडिया तीनों जड़ों को एक साथ पकड़ लेता है। इसलिए यह शब्द चुभता है, इसलिए यह इतनी जल्दी लोगों की जबान पर चढ़ गया। पर यही एक चेतावनी भी छिपी हुई। जब हम बीमारी का नाम नहीं लेते, जब हम सिर्फ गुस्से में एक शब्द उछाल कर संतुष्ट हो जाते हैं, तो हम इलाज की दशा भी खो देते हैं। मालिक को दोष देना है तो स्वामित्व सुधार की बात होनी चाहिए। सरकार को दोष देना है तो संस्थागत कार्यवाही की बात होनी चाहिए। और अगर जड़ विचारधारा में है तो सिर्फ कानून बदलने से कुछ भी नहीं बदलेगा। पर इलाज की दिशा में कुछ प्रयोग भी हुए। न्यूज लॉन्ड्री जैसे भारतीय प्रयोग अकेले नहीं, फ्रांस का मीडिया पार्ट है, नीदरलैंड का डे करस्पॉन्डेंट, जर्मनी का काउंट रिपोर्टर। दुनिया भर में पाठकों ने सीधे अपनी जेब से पत्रकारिता खरीदने का रास्ता चुना, विज्ञापन और सरकार दोनों को दरकिनार कर। पर फिलीपींस के रैपलर का हर्ष याद दिलाता है कि यह मॉडल भी राज्य दबाव से पूरी तरह सुरक्षित नहीं। लाइसेंस रद्दीकरण और मुकदमे फिर भी हथियार बने रहते हैं। रैपलर पर सरकार ने विदेशी स्वामित्व प्रतिबंध के उल्लंघन का आरोप लगाकर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। इसकी असली वजह थी रैपलर की डुटर्ते सरकार की ड्रग वार हत्याओं पर आक्रामक आलोचनात्मक रिपोर्टिंग। जो भी हो, इतिहास हमें एक बात साफ दिखाता है, जिस समाज ने अपनी मीडिया की बीमारी को समय रहते दुरुस्त नहीं किया, उसने अक्सर इलाज भी बहुत देर से शुरू किया, कभी कभी रवांडा जितनी देर से। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। यदि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। यदि आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न, कोई सुझाव हो तो उन्हें टिप्पणी के माध्यम से अवश्य लिखें। मैं उन पर चर्चा करने का पूरा प्रयास करूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।